हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं 2023 की तैयारी, क्योंकि अभी 2020 में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। अब जो दिसंबर वाला एग्जाम बाकी रह गया है ये आपका 2023 में ही होगा। तो अब हम लोगों ने कैसी तैयारी करनी है, हमें 2023 के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, क्योंकि अब जो आपका एग्जाम पड़ेगा वो पड़ेगा आपका जून या जुलाई में। जो एप्लीकेशन आपका फॉर्म आएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपका फरवरी में, और आपका जो एग्जाम पड़ेगा ये जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है। बट क्या है कि इस समय एनटीए के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एनटीए कब नोटिफिकेशन लाए। हालांकि अभी दिसंबर में आने के चांसेस तो नहीं है, बट फिर भी हमने अपनी तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पता चला कि आ जाए नोटिफिकेशन आ जाए और हमारी कोई भी तैयारी नहीं हो। तो हमारी तैयारी कंटिन्यू रहेगी। हम लोग कंटिन्यू इसको तैयार करेंगे। पेपर वन की थ्योरी क्लासेस, PYQs, उसके अलावा टेलीग्राम पे जैसा कि आप जानते हो क्विज चल रहे हैं, उस पे भी पार्टिसिपेट करिए, तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ जाइए, जल्दी से सब लोग आ जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे आगे जल्दी स्टार्ट करेंगे। जल्दी करो भाई सब लोग। अभी थोड़ा सा यूट्यूब की एरर आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बट अब डिले नहीं करेंगे, जल्दी से सब आ जाओ। ठीक है, प्रभात, चक्ष, एके, मोहन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास याद रखिए, हम किस बेस पे काम करने वाले हैं। हम लेटेस्ट पैटर्न एंड अपडेटेड सिलेबस पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग काफी कुछ आपको दिखा ही चुके हैं, तो अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसा कि आपको पता है मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है आपके। तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी सिलेबस है इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने कल आपको बताया था टीचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपने ध्यान से टीचिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है। उसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से जरा पूछना चाहती हूँ कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कोर्सेज होते हैं वो फॉर्मल लर्निंग है या इनफॉर्मल लर्निंग है। गुड इवनिंग, एक आंसर करो बेटा जल्दी से। जल्दी से मुझे बताएं, जो LMS होता है जिससे कि इस बार भी आपका क्वेश्चन आया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्मल लर्निंग में आता है या इनफॉर्मल में। जिन्होंने भी PDF पढ़ी होगी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। फिर जल्दी से बताओ जरा, सामने है आंसर इसका। LMS कोर्सेस किस में आएगा, फॉर्मल लर्निंग में। अगर ऑनलाइन बुक्स रीडिंग आएगी तो ये किस में आएगा, इनफॉर्मल में आएगा। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल का बताया था, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंस भी बताया था। साथ ही ये PDF किस किस को मिली है, ये PDF जल्दी से अपने अपने हैंड्स अप करिए। कल की ये PDF जल्दी से बताइए, कल की PDF किस किस को मिली है। किस किस को मिली है, जल्दी से बोलो भाई। कल की PDF, क्योंकि अगर PDF नहीं पढ़ी तो बेकार है फिर। ठीक है, चलो। उसके बाद मैंने मीनिंग, उसके बाद फुल फॉर्म, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीजें बताई थी कल। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, उसके अलावा आपके जो गोल होते हैं टीचिंग के, गोल्स ऑफ टीचिंग भी बताया, जहां पे आपका शिक्षण, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश आया। इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि इंडोक्ट्रिनेशन में क्या चीजें आती है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। जब आप इसको पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट। याद रखिए, अब आपसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि बताइए टीचिंग एप्टीट्यूड में आप क्लास में पढ़ाने गए, बच्चा शैतानी कर रहे हैं तो आप क्या करोगे। ठीक है, डिजिटल युग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या चीज हमने पढ़ी। हमने पढ़ी टीचिंग डेफिनेशन की, मॉरिसन ने क्या कहा, जैक्सन ने क्या कहा, गेज ने क्या कहा, क्लर्क ने क्या कहा। ये सब चीजें ऐसे नहीं आती है, कैसे आएंगी। मान लीजिए हो सकता है कि स्टेटमेंट दिया गया हो और उस स्टेटमेंट में एक तरफ मॉरिसन के बारे में दिया गया होगा, एक तरफ जैक्सन के बारे में दिया गया होगा।
और आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि ये जो डेफिनेशंस दी गई हैं ऑन टीचिंग, ये सही है या नहीं सही है, इन्होंने दी है या नहीं दी है। तो उस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलो जल्दी से यहाँ पे पढ़ते भी चलो, पढ़ते भी चलो स्क्रीन पे। ये नहीं है कि बस मैम आई और मैम ने समझा दिया, बात खत्म। ये इतना ज्यादा जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना, अगर नहीं समझ में आया तो इन्हीं के जैसे गोल गोल आंखें घूमती रहेंगी आप लोगों की, सोच लीजिए। अगर आप लोगों ने ऊपर से निकाल दिया कि नहीं भाई ठीक है मैम ने बताया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा भाई अरिस्टोटल किसके लिए फेमस है। पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम इसके। उसके बाद यहाँ पर हमने बताया कि जो फर्स्ट स्टडी रिपोर्ट आई थी टीचर एजुकेशन के ऊपर, वो किसके द्वारा दी गई थी। अच्छा एक चीज बताइए, सैडलर आयोग का कल मैंने बताया था दूसरा नाम क्या है, सैडलर आयोग का दूसरा नाम बताइए जल्दी से, क्या होगा। सैडलर आयोग का दूसरा नाम क्या है? सैडलर आयोग का दूसरा नाम भाई क्या बात है, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। एमिना पढ़ नहीं पाई, कोई बात नहीं पारुल, अभी आंसर करो। सैडलर आयोग का दूसरा नाम है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर आपसे कहा गया था पहली, अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें, पहली शिक्षा प्रणाली की बात करें तो भारत की पहली शिक्षा प्रणाली कौन सी है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए जरा। पहली पहली जो शिक्षा प्रणाली है भारत में, जो पहले सबसे पहले क्या चीज आई, सबसे पहले आया गुरुकुल। सबसे पहले आया गुरुकुल, जो कि 5000 ईसा पूर्व एक आवासीय यानी रेसिडेंशियल जो होता था। जैसे आप लोग जानते हो कि राम जी शिक्षा लेने कहाँ गए थे, गुरुकुल गए थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये बताइए भारत भारत शिक्षा के जो प्रथम जनक हैं वो कौन है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन। जल्दी से बताओ जरा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन के आंसर भी देते चलो, हम लोगों को ये नहीं रहना है कि हम लोग नॉन एक्टिव हो जाए, हमारा काम है एक्टिव रहना। कौन कौन एक्टिव है जरा अपना हाथ उठाओ जरा, सुरेश, जितेन, पारुल, मोहन, कौन कौन एक्टिव मोड में है जल्दी बताइए जरा। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले क्या है, लॉर्ड मैकाले भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है, किसे, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को शिक्षा का जनक कहा जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी से ज्यादा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी आपको देंगे, यानी जो चीजें आ रही हैं एग्जाम में हम उससे भी आपसे पूछेंगे। जल्दी बताइए, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारत में किसे कहा गया, जल्दी बोलो भाई, किसे कहा गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, सलीमा की मेरे पास लिंक नहीं आ रही है, तो सलीमा प्लीज अपनी लिंक बेटा, जो आपका चैनल है जिस चैनल के नाम से है उसको जरा सा शेयर करो मेरे पास, क्योंकि आपकी लिंक मेरे पास आ नहीं रही है और जिसकी वजह से मैं आपको ऐड नहीं कर पा रही हूँ, मैं वही लगी हुई हूँ। एक मिनट होल्ड करना जरा सब लोग, वो लिंक दे रही है मुझे, वो दूसरी लिंक आ रही है मेरे पास, उसका डायरेक्ट लिंक हो तो वो डायरेक्टली मुझे दे।
ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मिल नहीं रही है मेरे को। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर हम आपसे पूछे, लिंक शेयर कर दिए, चलो अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सुनो, अच्छा जल्दी से मुझे बताओ जरा कि ये जो टीचिंग है ये आर्ट है या साइंस है। जल्दी से बताइए, ये आर्ट है या साइंस है। साथ साथ पूछती भी चल रही हूँ और उस चीज को आपको बताना भी है कि ये आर्ट है या जो है साइंस है, किस उसमें पूछा जाता है इसको। बताते चलो चलो यार, मैं देखूं इसको ऐड हो जाए तो। ठीक है, एक मिनट जरा सा तुम लोग होल्ड करो यार जरा सा। सलीमा को भी इसमें आना है अपनी लाइव क्लास में, है ना। एक मिनट होल्ड करो जरा सा यार, 2 मिनट के लिए बस। जब तक जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताते चलो। आई होप कि अब आ गई होगी सलीमा, देखो। ठीक है, चलो अभी जल्दी से देखो भाई, दोनों ही है, कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान दोनों ही है। यहां से आपका एक क्वेश्चन आया था जहां पे आपको पूछा गया था कि डायनामिक अप्रोच होती है किसकी, आपकी टीचिंग की। डायनेमिक अप्रोच होती है, सोशल होती है। सोशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को आप सिखाते हो, काफी अलग अलग धर्म प्रजाति हर एक तरीके के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, पंजाबी के भी बच्चे होते हैं, आपके बंगाली भी बच्चे होते हैं, तो एक तरीके से सोशल कल्चर होता है। टीचिंग इज नॉट अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स दैट आर डायनामिक इन देमसेल्फ। ये क्या है, कैसा नेचर होता है, बोथ आर्ट एंड साइंस। It call for the exercise of talent and creativity, make it in art and involving repertoire of technique, procedure and skill that can be studied, systematically described and improve, making it science. ठीक है, यानी यहाँ पर आप जहां पर अपनी प्रक्रियाओं, अपने कौशल का अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हो। और अगर मान लीजिए रिसर्च में चले जाते हो तो वहां पर आप टेक्निक किसका यूज करते हो, साइंटिफिक तरीकों का। तो वहां पर क्या हो जाता है, विज्ञान भी हो जाता है। तो टीचिंग जहां पर आप दोनों चीजों का मिश्रण है वो कहलाता है आपका शिक्षण। अनुप्रयोग में विविधता, ये आपको कल मैंने बता ही दिया था क्या क्या चीजें होती हैं। It may have various form as formal, informal, directional, instructional, formational, training, conditioning, indoctrination, talking, showing, doing, remedial। ये कल मैंने आपको बताया था सबको। पारोल बेटा वो इंक्रीज करो जरा स्क्रीन की क्वालिटी। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, अब हम थ्योरी पे बात नहीं करते क्योंकि थ्योरी समझ में नहीं आती मोस्टली सबको, मोस्टली समझ में नहीं आती। और हमसे किस बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, इफेक्टिव टीचिंग के बारे में। इफेक्टिव टीचिंग के बारे में, मान लीजिए आप इफेक्टिव टीचिंग करना चाहते हो तो आप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बने हुए हैं इफेक्टिव ऑनलाइन इंस्ट्रक्चर, इफेक्टिव ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और इनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मान लीजिए आप टीचर बनते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आप में क्वालिटीज होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी आप में सबसे अच्छी बात होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। अगर बच्चे बात ही नहीं सुनेंगे तो कुछ होएगा ही नहीं। अगर बच्चे सुनेंगे ही नहीं आपकी बात, जैसे अभी कुछ लोग सो रहे हैं, कौन कौन सो रहा है भाई, कौन कौन सो रहा है। सोना नहीं है, जिसको जेआरएफ चाहिए वो तो बिल्कुल एक्टिव मोड में आ जाए, क्योंकि जेआरएफ के लिए 6% का इस बार भी क्राइटेरिया रहेगा और आपको फिर से हाई कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, हाई कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर यानी हमें अच्छे से बोलना समझना आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के प्रति, इम्पैथी यानी दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, डिजायर टू हेल्प यानी दूसरों को हेल्प करने की भावना, एक्टिव लिसनर होना एक टीचर के लिए, एक्टिव टीचर के लिए, इफेक्टिव इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत जरूरी है। उसे पता होना चाहिए सामने वाला क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करे। कोचेस नो डाइवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग लीड बाय एग्जांपल अटेंशन टू डिटेल कांस्टेंट लर्नर इनोवेटिव।
यानी नए नए तरीकों से अभी आपकी जो अगर हम बात करें, जो एजुकेशन है ये कैसी होती जा रही है, डिजिटल होती जा रही है। अभी क्या है कि कई प्लेटफॉर्म ऐसे हो गए हैं, कई कॉलेज भी ऐसे हो गए हैं जहां पे आपको ऑनलाइन स्टडी कराई जाती है। तो नेचुरल सी बात है, वहां पर आपके जो पेपर तैयार होंगे वो ऑनलाइन तैयार होंगे। तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप पुराने उस पे हो, आप बोर्ड पे लिख रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको नई नई चीजें भी आनी चाहिए। डेडिकेशन होना चाहिए। किसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए? अपने काम के प्रति। देखना है कि बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी निरंतरता होनी चाहिए। यानी अगर हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो जब तक उस काम को हम खत्म नहीं करेंगे हम रुकेंगे नहीं। ये क्वालिटी किसमें होनी चाहिए? कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, केयर, पैशन। मान लीजिए कोई बच्चा कमजोर है तो उसको क्या करना है? आपको उसको हेल्प करना है, उसको केयर करना है, उसको देखना है कि आखिर उसको क्यों वो चीजें समझ में नहीं आ रही। ठीक है ना? तो ये अगर हमारी लैंग्वेज में अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हमारे एग्जाम में अब वो पेपर नहीं आता है जो पहले आता था। पहले सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड आता था, बट अभी जो हम लोगों के अगर हम लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो इफेक्टिव क्लासरूम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव टीचिंग, ये तीन शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। कौन कौन से सुनने को मिलेंगे? इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम। यानी प्रभावी, यानी आप जो चीज कर रहे हो उसमें सामने वाला भी इंटरेस्ट ले, उसको समझ में आए चीजें, तभी उस चीज का अच्छा परिणाम निकल के आ सकता है। इसलिए अब हम सिंपल टीचिंग पे, सिंपल कम्युनिकेशन पे या सिंपल क्लासरूम पे बात नहीं करते। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। शिक्षण के लक्षण, characteristics of teaching, system of action. Teaching is a system of action varied in form and related to content and pupil behavior under the prevailing physical and social condition. यानी यहाँ पर सामाजिक परिस्थितियों के तहत सामग्री और छात्र व्यवहार से संबंधित होती है क्या? शिक्षण की प्रणाली। प्रोफेशनल एक्टिविटी, यह एक पेशेवर गतिविधि है जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से छात्र और छात्र शामिल होते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो, अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, बच्चे की पीठ थपथपाई हो जा रही है, क्यों? क्योंकि उसको हमें मोटिवेट भी करना है। टीचर का काम ये नहीं है कि आप क्लासरूम में गए, आपने पढ़ाया, बात खत्म हो गई, नहीं। आप ये देखिए कि बच्चों को वो चीज समझ में आ रही है या नहीं। तो ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी है, सोशल एक्टिविटी भी है आपकी। ठीक है, पढ़ते भी जाइए। स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हो उसको पढ़ते भी जाइए। बुक को पढ़ना डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इमेजेस के थ्रू अगर आपको कोई चीज समझाई जाती है तो उसका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ता है। विश्लेषण और मूल्यांकन के अधीन, यानी शिक्षण का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सकता है, और विश्लेषण और मूल्यांकन आगे सुधार के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। और मूल्यांकन के साथ साथ जब हम सुधार करते हैं तो वो क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है कि नहीं होता है? अगर मान लीजिए हम इवैल्यूएशन के साथ साथ उसमें हम सुधार भी कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? अप्लाइड कहलाता है, फंडामेंटल कहलाता है, फॉर्मेटिव कहलाता है। किस शब्द से जानते हैं हम उसको? किस शब्द से जानते हैं? फॉर्मेटिव नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, चलो विश्लेषण और मूल्यांकन के अधीन। उसके अलावा ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। अब आप कहोगे मैम ये सब चीजें बड़ी बेकार हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही, अब ये मेरे बाउंस मार रही हैं, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब चीजें मैम आप जो पढ़ा रहे हो, शिक्षण के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पर इतना सारा थोड़ी ना आता है। वहां पे तो एक कोड में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पे शिक्षण के लक्षण लिखे होंगे और वहां पे आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे। ऑप्शन 1 में लिखा होगा प्रोफेशनल एक्टिविटी है, सेकंड में लिखा होगा इवैल्यूएशन, थर्ड में लिखा होगा इंटरएक्टिविटी, फोर्थ में लिखा होगा सोशल एक्टिविटी। जब आपको यही नहीं पता होगा कि इसके लक्षण कैसे हैं,
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता क्या क्या है, तो वहां क्या कर लोगे। मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि रट्टा मार लो, रट्टा मारने को बोला ही नहीं है मैंने ये बोला है भाई आपको, मैंने क्या बोला है, आपको यहाँ पर चीजों को समझना है, मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, उसको पढ़िए, ये काम आएगा। इंटरैक्टिव प्रक्रिया विशिष्ट कार्य है जो कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौशल के एक सेट के रूप में किया जा सकता है। विभिन्न विद्याओं का संग्रह है जिसमें कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, निर्देश, मतारोपण जैसे शब्द एक प्रकार के शिक्षण को दर्शाते हैं। क्या क्या चीजें आती हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2022 और 2021 के वो क्वेश्चन दिखाऊंगी जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे गए, और उन क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से ही देना है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग सिर्फ मुझे सुनिए नहीं, आप लोग उसको पढ़िए भी। जब आप उसको पढ़ोगे, कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड, अच्छा ठीक है, इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क यानी एक विशिष्ट कार्य के लिए होता है, अच्छा ठीक है। इंटरैक्टिव प्रोसेस है। अंतरक्रियात्मक कैसे होगा, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, या हम लोग एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके ये क्लास कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का इंटरेक्शन हुआ। दो लोग आपस में जब कम्युनिकेशन करें, जब एक दूसरे की भावनाओं को समझे, कोई चीज बढ़िया सीखे, इंटरैक्टिव प्रक्रिया, ठीक है। तो मैं लास्ट में पूछूंगी आप लोगों से, मैं बार बार कह रही हूं, पिलर्स ऑफ एजुकेशन कितने होते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। मैं पुराने तरीके से थ्योरी पे या बुक का नहीं पढ़ाने वाली, मैं वो पढ़ाऊंगी जो आपके एक्चुअली में एग्जाम में आता है, और वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप यहाँ पर जो स्क्रीन में मैं क्वेश्चन दिखा के आपसे पूछ रही हूँ उसका आप आंसर कर पाओगे। सो प्लीज टेल मी द पिलर्स ऑफ एजुकेशन कितने प्रकार के, 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये आपके केवीएस सर की बुक में है। 3 प्रकार के पिलर होते हैं, आई एम राइट, मैं सही कह रही हूं ना बेटा, मैं सही कह रही हूं ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और सर्च करोगे, एनटीए वाले क्या करते हैं, एनटीए वाले बेटा इसकी बाल की खाल निकालते हैं। वो कहते हैं कि भाई पिलर्स ऑफ एजुकेशन हम आपसे पूछेंगे, उनको मतलब नहीं है केवीएस सर की बुक से, उनको मतलब नहीं है अरिहंत की बुक से, उनको मतलब नहीं है ट्रूमैन की बुक से, उनको मतलब है पिलर ऑफ एजुकेशन से। तो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी, हम लोग किस पे बात करते हैं। अब यहीं पर ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है, 4 भी है 3 भी है। अगर हम बुक के थ्रू पढ़ते हैं तो बुक में हमारे शो होता है 3 है। वाई, क्या क्या होता है, वाई, वॉट, और तीसरा क्या होता है, 3 पिलर, 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। केवीएस सर की बुक में 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन कौन से हैं बेटा, सलीमा बताओ बेटा। और यहाँ पर एक चीज यही चीजें हो जाती हैं जो मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ। जैसे यहाँ पर लास्ट टाइम ब्लूम की थ्योरी में, जो ब्लूम की एक्चुअल थ्योरी है और जो रिवाइज्ड है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब ये देखो, महान बच्चे जो अपने टेलीग्राम पे चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अगर मेंबरशिप करी है तो मैंने वीडियो देखने को किसी से मना नहीं किया, सब लोग वीडियो देख सकते हैं, बट क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाएगा कोई। सबको वीडियो सुन रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, सबको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन सब लोग यहाँ एक्टिव मोड पे नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं उनको 89 रुपीज की मेंबरशिप ना लेनी पड़ जाए। भाई हद है, अरे कम से कम जो चीज दिख रही है, ठीक है, आप कमेंट नहीं कर सकते हो, कमेंट जो मेंबरशिप लेंगे उनके लिए है, बट यस कम से कम आप उसको देखो तो सही। फिर लास्ट में आप कहते हो मैम हमसे पूछा तो गया था मैम, पता नहीं वो क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पिलर्स ऑफ एजुकेशन पूछे गए थे, हमें समझ ही नहीं आया कि 3 लगाएं कि 4 लगाएं।
हमें वाई वॉट हाउ का मतलब ही नहीं समझ में आया वो होता क्या है, तो उसमें मैम की गलती नहीं होती है। मैम ने सिर्फ कमेंट पे आपके है कि आप लोग थोड़ा सीरियस हो, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेंबरशिप लिया है जो सीरियस हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए क्यों, कैसे और क्या, यानी वाई, वॉट और हाउ, ठीक है। हाउ बाय साइकोलॉजी, व्हाट बाय सोशलॉजी, यानी यहाँ पर क्यों का जो उत्तर है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किससे लिया गया है, दर्शन शास्त्र से। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान से, और क्या का उत्तर समाज शास्त्र से लिया गया है। इसलिए संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये दर्शन शास्त्र भी है, मनोविज्ञान भी है और समाज शास्त्र भी है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए जो वाई है, ठीक है, वाई कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे, फिलोसॉफी से लिया गया है। अगर आपसे पूछा गया अच्छा हाउ बताइए, हाउ कहाँ से लिया गया, तो क्या होगा, साइकोलॉजी से लिया गया। कैसे हुआ, कैसे हुआ, साइकोलॉजी से। सोशलॉजी से क्या मिला है आपको, व्हाट, यानी ये तीनों ही चीजें हैं, व्हाई व्हाट और हाउ, ये आपके थ्री पिलर। लेकिन उसके अलावा लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी भी आपके पिलर ऑफ एजुकेशन है, डेट इज 4। चलो, आदर्शवाद या आइडियलिज्म या हम जिसको कहते हैं रियलिज्म, रियलिज्म, अब ये कहोगे मैम ये क्या चीज है, रियलिज्म क्या चीज है, किसके द्वारा आदर्शवाद को माना गया, आदर्शवाद के प्रपोजर मेन किसको माना गया है, जल्दी बताइए, आइडियलिज्म। ओके पारुल, ठीक है, बाकी लोग आंसर करो, आइडियलिज्म या जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, आदर्शवाद किसके द्वारा। अब ये क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में आया है, अगर आपने ध्यान दिया हो, आदर्शवाद के प्रपोजर पूछे गए थे, वो हैं अरस्तु। आदर्शवाद, रियलिज्म, ये किस में आता है, आपके अरस्तु के उसमें आता है। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद एक प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के विकास के लिए है। इसमें नैतिक मूल्य क्या आते हैं, मॉरल वैल्यू, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी, आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन किस में आएगा, आपके आइडियलिज्म, रियलिज्म में आएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी ये सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा पर आधारित है और यही इसकी आत्मा है। आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु का 4 दिए हुए हैं, 4 किलो दिए हुए हैं, वाह भाई वाह, क्या 4 किलो दिए हुए हैं, पिलर्स कितना कितना वेट दिया हुआ भाई। कोई बात नहीं, मिस्टेक होती रहती है, टेंशन नहीं। चलो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अरस्तु के आदर्शवाद में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको याद रखना है, अगर आध्यात्मिकता आपसे पूछी जाएगी किस में आती है, तो अरस्तु में आती है। अगर आत्म अनुभूति पूछी जाएगी तो किस में आएगी, आपकी आदर्शवाद में आएगी। अगर कहा जाएगा 4 पिलर दिए हुए लेटेस्ट में, देख लो, वही मैं कहती हूँ कि चेंजेस बेटा हो रहे हैं, और यही चीजें मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि पहले जो आपकी पढ़ाई होती थी और अभी की जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल होने की वजह से, डिजिटलाइजेशन होने की वजह से अपडेटेड होती जा रही है। तो किसी एक पर्टिकुलर बुक से ये लोग क्वेश्चन नहीं डालते। अगर कोई एक कहे कि हमने एक बुक पढ़ ली और उससे मेरा सिलेक्शन हो गया, तो डेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो अपने चारों तरफ देखिए। अगर आपसे पूछा जाए आदर्शवाद की आत्मा क्या है, तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है। अरस्तु किससे संबंधित है, आदर्शवाद से संबंधित है। अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें, प्रकृतिवाद, प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है, पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। जैसे यदि अगर बच्चा वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दीजिए, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। ये एक तरीके का शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है, जहां वो क्या करता है, अपनी प्रकृति के अनुसार अपने आप से धीरे धीरे चीजों को सीखता है। इसमें निषेधात्मक यानी प्रोहिबिटिव एजुकेशन
को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना। इसमें क्या चीजें आती हैं? क्रिया द्वारा सीखना। अगर मैं बात करूं लर्निंग बाय डूइंग, किसने कहा था या किसके द्वारा कहा गया? लर्निंग बाय डूइंग। अगर मैं आपसे कहूं ह्यूरिस्टिक वे किसके द्वारा लाया गया? ह्यूरिस्टिक मेथड किसके द्वारा लाया गया? और लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप लोग मेरे इन क्वेश्चन का आंसर दे लोगे तो एग्जाम में भी आराम से दे लोगे। ह्यूरिस्टिक विधि किसके द्वारा लाई गई या कौन उसके प्रपोजर है? जल्दी से मुझे आंसर करिए। ह्यूरिस्टिक विधि किसके द्वारा लाई गई और कौन उसके प्रपोजर हैं? जल्दी बताइए भाई। ह्यूरिस्टिक विधि के मैं थोड़ी देर के लिए सब्सक्रिप्शन मोड ऑन कर रही हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे लग रहा है आंसर करना चाह रहे हैं, बट सब्सक्रिप्शन मोड ना ऑन होने की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं 10 मिनट के लिए सब्सक्रिप्शन मोड ऑन कर रही हूं। ठीक है, आंसर करिए, ध्यान से देखिए। डोल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। ह्यूरिस्टिक विधि किसके द्वारा है बेटा? आर्मस्ट्रांग के द्वारा है कि डोल्टन के द्वारा है? इन्होंने लिखा है, कॉमा लगा है भाई, कॉमा देख लो। द टीचिंग मेथड proposed by Dalton mainly come under naturalism, learning by doing, experience, learning by senses, observation, play way, heuristic। ये मेथड किसके द्वारा है? डॉल्टन के द्वारा है कि आर्मस्ट्रांग के द्वारा है? किसके द्वारा है भाई? तुम लोग बताओगे इस चीज को, क्योंकि यहीं पर सारे कंफ्यूजन है। सचिन, भारती, प्रियंका, फ्लाइट ऑफ सक्सेस, शिप्रा, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तुम लोग यहां से पढ़ते चलो, और यहां पर हो सकता है मैं आपको गलत बता दूं, मैं गलत बता सकती हूँ, आपको बुक भी गलत बता सकती है, आपको नोट्स भी गलत बता सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से कोई चीज आप सर्च करोगे तो मेरे ख्याल से वो चीज गलत नहीं होगी। जब आप कोई चीज खुद से सर्च करोगे तो वो गलत नहीं होगी। जब आप एक दूसरे से कंसल्ट करोगे तो वहां गलती नहीं करोगे। मैं कह रही हूं मैं गलत हूं यहाँ पे, मुझे खुद कंफ्यूजन हो गई है यहाँ पे। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहां तक नहीं रुकना है। अब आपने क्या करना है, आप ये सोचोगे कि अरे यार मैम ने किसके बारे में पूछा था? ह्यूरिस्टिक के बारे में पूछा था। अब हम ह्यूरिस्टिक के बारे में पता करेंगे। अरे मैम ने किसके बारे में पूछा था? मैम ने लर्निंग बाय डूइंग के बारे में पूछा था। ये किसके द्वारा दिया गया? ये भी हम सर्च करेंगे। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी ना कुछ आगे सीखने की, उस समय आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि उस समय आपको बहुत सब चीजें आ जाएंगी। डोल्टन के द्वारा, किसके द्वारा? डोल्टन के द्वारा, सामने लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा सा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन सब के बारे में थोड़ा सा हिंदी में मैंने डिटेल दी है। तो जो हिंदी के कैंडिडेट्स हैं, जिनको हिंदी अच्छे से समझ में आती है, उनके लिए बहुत अच्छा, एक बार पढ़ लेना इस पीडीएफ को। इस पीडीएफ को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल वगैरह दे रखी है इनके, यानी आदर्शवाद क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, नेचुरलिज्म जिसको हम प्रकृतिवाद कहते हैं, प्रयोजनवाद जिसे हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, रियलिज्म, थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ लेना। प्रयोजनवाद जिसे हम कहते हैं व्यवहारवाद, क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा प्रपोज किया गया? प्रैग्मेटिज्म को किसके द्वारा प्रपोज किया? भारतीय वेबसाइट से डायरेक्टली बेटा चेक करो। ओके सलीमा, शिप्रा, ध्यान से देखो सब लोग। और ये पीडीएफ का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है ये चीज? किसे कहा गया? जॉन डीवी को।
जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। और ये किसकी देन है? ये अमेरिका की देन है। अनुभव ही सब मूल्यों की, व्यवहार में क्या चीज आती है? अनुभव आता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट ये मैचिंग में आता है आपसे। इसे ही ज्ञान का आधार की कहा जाता है और इसे प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ ये भी माना जाता है। जॉन डेवी हैज बीन कंसिडर्ड द मेन एक्सपोनेंट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, और ये इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। जॉन डेवी। गुड इवनिंग जितेन, कैसे हो भाई? ठीक है, तो यहां पर आपने ध्यान रखना है, फॉर्मल एलएमएस में आता है। वेरी गुड। यहां पर ये इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि प्रैग्मेटिज्म आपने पढ़ा चले गए, आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, बट एक्चुअली में क्या है, यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? मैचिंग दी होती है। यहाँ पे लिखा होगा जॉन डेवी, यहाँ लिखा होगा अरिस्टोटल, और उनके सामने उनके कॉन्सेप्ट। आता है कि नहीं आता है? जरा अपने अपने हैंड्स अप करिए और मुझे बताइए कि आता है या नहीं आता है। पेपर 1 है टैक्टिक, जल्दी से बताइए, ये वाली मैचिंग आती है आपकी कि नहीं आती है, जो मैंने अभी आपको बता रही हूं। हाई सुंदर स्टडी, नेट क्वालिफाइड 93 परसेंटाइल, वेरी गुड जॉब बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बच्चों का हुआ इस बार सिलेक्शन। रायमनी बताओ बेटा क्या होगा, आता है कि नहीं आता है? बस अपने अपने हैंड्स ऊपर करो, जरा इमोजी भेज दो कि आप लोगों को समझ में आई ये चीज, कि ये चीजें आती हैं। आती हैं? नमस्ते नंदी, आता है ना? तो कोई भूलना नहीं इस चीज को, बहुत टाइम आया। वेरी गुड, यस। प्रयोजनवाद आपका, अगर हम बात करें प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, आपकी ये सब चीजें जो पिलर हैं आपके एजुकेशन के, ये सब आता है भाई। उसके अलावा अस्तित्ववाद, जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म, किर्कगार्ड के द्वारा दिया गया, ये कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं। फिलोसोफर पूछे जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे। मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं, इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरा अस्तित्व है। इसमें व्यक्तित्ववाद पर अधिक बल दिया गया। अस्तित्व को बनाए रखना, पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद क्या हो गया? यानी आप एग्जिस्ट करते हो। आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक सो, दैट्स व्हाई आई थिंक आई एग्जिस्ट। इन दिस मोर एम्फेसाइज हैज बीन लेड ऑन इंडिविजुअलिज्म। मेन किस पे? आपके इंडिविजुअली आप क्या कर रहे हो। It is the duty of the teacher to be helpful in generating originality, creative power, activism, humanistic outlook in the student. अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए कि जो एग्जिस्टिज्म है उसमें जो स्टूडेंट है उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, उनमें इंडिविजुअल कह सकते हैं हम लोग, इंडिविजुअलिज्म होता है जो, या जिसको हम कहते हैं अस्तित्व परक जिसको कहा जाता है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए छात्रों के लिए। घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। कॉन्सेप्ट सेम होता है लेकिन क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो बेटा सब लोग। अभी मैं सब चीजें पूछूंगी। योग, योग जो है आपको पता ही है, एंशियंट आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो मुझे जल्दी से बताओ, योग शास्त्र के रचयिता कौन है? हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ योग शास्त्र? अमित, 8:15 बेटा रात को क्लास होती है, 8:15 8:30 की, तो सब लोग ज्वाइन कर लिया करो। सब लोग ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लो सबके सब, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए ही इसको ऑन किया है सब्सक्रिप्शन मोड को। बाकी सब लोग ज्वाइन करोगे ना, जब तुम लोगों को लगेगा अरे यार मैंने यार सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मेंबरशिप ली हुई है, तो सब लोग अच्छे से आकर के इसको ज्वाइन करोगे क्लास को। अभी जल्दी से बताओ इसका आंसर। यहाँ पर ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना गया है। इस बार एक क्वेश्चन और पूछा गया था
और वो पूछा गया था मैथ से रिलेटेड। मैथ्स का जो पुराना ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? मैथ के पुराने ग्रंथ को, जो वैदिक मैथ है उसके पुराने ग्रंथ को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? अभी यहाँ पर आपने बताया योग। योग भारतीय दर्शन में 6 रूप माने जाते हैं योग के, जिसमें से योग एक है। पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। बट अगर हम कहें मैथ्स का मोस्ट वेलकम शिप्रा, जल्दी बताइए। जॉन डेवी, प्रैग्मेटिज्म, वेरी गुड। गणित का अगर हम बात करें, गणित का प्राचीन सूत्र कौन सा है, प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शल्व सूत्र। क्या नाम है उसका? सर्च करके बताओ जरा यार तुम लोग। फोन एंड्रॉइड उठा के रख दो अगर तुम लोग एंड्रॉइड का यूज सही नहीं कर पा रहे हो। सबको शॉर्ट देखना है, सबको रील्स देखनी है, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। सबको ये चाहिए कि भाई किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब लोग अपना अपना ना फोन ऑन कर लेते हो, मजे लेते हो, बट कभी उस चीज का सही यूज कर लो। अगर मैं कोई चीज बोलती हूँ, कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम रहता है। उस समय सर्च कर लिया करो फटाफट कि मैम ने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैं आंसर कर दूं। मुझे बताइए मैथ्स का, गणित का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, या प्राचीन बुक कौन सी है? एक एक बताओ बेटा जल्दी से। कौन बताएगा? अमित कॉन्सेंट्रेट करो बेटा जल्दी से। अमित राज बताएंगे अभी। गणित के जो प्राचीन ग्रंथ है भारत का, क्या नाम है? नंदनी, शिप्रा, जितेन, सुरेश, एमिना, फिर सो गए सब। जयमती, बेटा बुक का ग्रंथ का नाम पूछा है, जयमती तो एक अलग चीज हो गई। शल्व सूत्र नाम है, सर्च करो। यही चीजें मैं आपसे कहती रहती हूँ कि जो प्राचीन ग्रंथ है भारत के, चाहे वो आपकी विज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जो है ये मैथ से रिलेटेड हो, योग से रिलेटेड हो, इन सबको उठा के पढ़ लो, ठीक है। चलो, उसमें क्या है, इसमें 8 कंपोनेंट्स हैं। यम यानी जहां सेल्फ कंट्रोल होता है, नियम यानी ऑब्जर्वेशन, आसन यानी पोस्चर, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहार रिस्ट्रेन, धर्ण यानी माइंड स्टडी, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन, समाधि यानी मेडिटेशन। By following these component of yoga, ignorance can be removed and knowledge can be attained. शल्व सूत्र बिल्कुल सही है। योग पतंजलि का है, शल्व सूत्र है आपका। और सबसे पहले अगर हम बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट कौन थे इंडिया के? फिजियोथेरेपिस्ट कौन से थे इंडिया के, जल्दी बताना। चिकित्सक कौन थे इंडिया के पहले? अरे यार मैं कहती हूँ तुम लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ यही आएंगे एग्जाम में। जल्दी बताओ जरा, जल्दी बताइए। शल्व सूत्र तो आपका मैथ का है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें चरक संहिता, ये आपके ग्रंथ था मेडिसिन से रिलेटेड। चरक और सुश्रुत कौन थे, फिजिशियन थे कि नहीं थे? सुश्रुत, कॉपी पेंसिल लेके बैठो वरना कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो क्लास में बताए जाएंगे और आप लोग नोट भी नहीं कर पाओगे। सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत के बारे में कौन मुझे पता करके बताएगा, ये कौन भाई साहब थे ये बताओ। सुश्रुत पता करके बताओ जरा मेरे को इनके बारे में, कौन है सुश्रुत? शिक्षण की किस पद्धति को अनुमानी पद्धति के रूप में जाना जाता है, कौन बताएगा? कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या चाह रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन
कि जो मतलब एग्जाम में आए वो पढ़ाएं आपको, या ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएं जो एग्जाम में ना आए? एंजल, एक मिनट, ये वायर देना बेटा। जल्दी से बताइए। फिजिशियन थे सुश्रुत इंडिया के पहले। अनुमानी पद्धति को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताएं। अगर आप लोग चाहते हो यार, सीधी सी बात समझो, नेट जेआरएफ लेना तो इन चीजों को समझना शुरू कर दो, वरना यार बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे पढ़ करके सो जाते हैं और उसके बाद में फिर सोचते हैं कि यार क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता यहीं से ही है, बट हम लोग उस चीज को इग्नोर मार देते हैं। चलो जल्दी से बताओ भाई। अनुमानी विधि आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा खोजी गई, जिसे हम ह्यूरिस्टिक पद्धति भी कहते हैं, यानी जिसे हम डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट इंस्टेड ऑफ बीइंग मेयरली टोल्ड अबाउट थिंग्स। चीजों के बारे में बताए जाने के बजाय इसमें क्या होता है, पता लगाया जाता है, किसी चीज को खोजना। सुश्रुत फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन इंडिया। वेरी गुड कुनमुन, वेरी गुड। तुम लोग अपनी तरफ से भी तो कुछ बताओ। प्रतिमा, पूनम, प्रतिमा, शशि, भारती, अपनी तरफ से भी तुम लोग कुछ अपना अपना ज्ञान बांटो। तुम लोग एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की पोस्ट पे जाओगे, रिसर्चर बनोगे, तो क्या सिर्फ इतनी सी ही बात करने आते हो कि मैम ने पढ़ाई, हमने उतने ही शब्द का आंसर किया? सुरेश, नंदिनी, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मैं किसी चीज के बारे में भी आपसे पूछूं, उसके साथ आपने एक दो लाइन अपनी और भी लिखनी है उससे रिलेटेड। भानुमति, एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है बेटा, करो अगर आपको नेट जेआरएफ चाहिए। वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है प्रियंका? डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक पद्धति। फिर एक आता है बेसिक टीचिंग मॉडल्स, एक होता है इंस्ट्रक्टर सेंटर यानी टीचर सेंटर, एक होता है लर्नर सेंटर। बेसिक टीचिंग मॉडल्स, the broad objective of teaching to provide education, but there are different way to achieve this objective which we can call teaching model। एक होता है प्रशिक्षक केंद्रित, एक होता है शिक्षक केंद्रित। पेडागोजिकल अप्रोच। अभी कितने लोग सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, जरा अपने अपने हाथ ऊपर करो। अभी कितने लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जल्दी से बताना। पेडागोजी आती है उसमें? जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दिया करो आपके ग्रुप के थ्रू। और जो लोग इस समय वो लगे हुए हैं ना टेलीग्राम में, अभी उनको रुको, सबको ब्लॉक करती हूँ उठा के। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, बाद में मैं क्वेश्चन करूंगी तो सब रोएंगे कि मैम आप बता तो रहे थे, कुछ कह तो रहे थे, बट पता नहीं क्या हुआ। रुको, सबको जरा सही कर दूं, जरा एक मिनट होल्ड करो जरा। बहुत हो रखी है लोगों की, जो चीज कही जा रही है, जो चीज समझाई जा रही है, वो समझ में नहीं आती। अब कोई चैटिंग नहीं होगी टेलीग्राम में। ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, खोजी। पेडागोजिकल, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिए, शिक्षण का विज्ञान कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा से आया है पेडागोजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षक आधारित, यानी जहां पर आपको टीचर कोई चीज सिखाता है। परंपरागत दृष्टिकोण, जहां पर परंपरागत दृष्टिकोण कौन सा होता है, जहां पर टीचर आपको सिखाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर आश्रित रहता है। पेडागोजी सीधा सीधा समझ जाओ, कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडागोजी और एंड्रागोजी। ठीक है, तो ये शिक्षक आधारित होती है और इसमें 5 चीजें आती हैं। 5 पेडागोजिकल अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म, कोलैबोरेटिव, इंक्वायरी बेस्ड, इंटीग्रेटिव और रिफ्लेक्टिव। प्रिंसिपल ऑफ एंड्रोगोजी, एंड्रोगोजी मतलब जो लर्नर आधारित है, यानी जहां पर बच्चा खुद से सीखता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस, द लर्नर नीड्स टू नो
readiness to learn, orientation to learning and problem solving, motivation to learn. पेडागोजी जो शिक्षक आधारित होती है, जहां पे टीचर आपको कोई चीज बताता है. एंड्रोगोजी जहां पर लर्नर खुद से चीजों को सीखता है, वो समझता है कि कैसे अपनी चीजों को हमें पढ़ना है, कैसे सीखना है. ये परंपरागत तरीका नहीं है. परंपरागत तरीका जहां पे शिक्षक होता है, जो आपका पेडागोजी होता है. ठीक है. शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित. अब इसको थोड़ा आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है. एंड्रागोजी अभी मैंने आपको सिंपल से शब्द में से बता दिया. ओरिएंटेशन, सेल्फ डायरेक्टेड, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, नीड टू नो, रेडीनेस. ये किस में होता है? छात्रों में यानी लर्नर में. इससे इजी लैंग्वेज मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकती. इससे इजी लैंग्वेज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूं. किसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जरा अपना हाथ उठा लो. पेडागोजी इज द टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन. जहां पे आप बच्चों को पढ़ाते हो पारंपरिक तरीका, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग. एंड्रागोजी इज द फैसिलिटेशन लर्निंग फॉर एडल्ट्स. वेरी गुड कुनमुन. संगीता, गुड इवनिंग बेटा. आधुनिक शिक्षा पद्धति को वुड डिस्पैच कहते हैं. हमने अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा पूछा था भाई. ठीक है. अब चलो आगे. पेडागोजी, एंड्रागोजी. इसमें पेडागोजी में क्या होता है? जहां आपके टीचर आपको बताते हैं, यानी मेन कंटेंट होता है और उसके इर्द गिर्द लर्नर होते हैं. वहीं एंड्रागोजी यानी जो आपका लर्नर सेंटर्ड होता है, तो यहाँ लर्नर सेंटर्ड है और वो किस पे आधारित होता है? कंटेंट पे आधारित होता है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है आपसे. किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? अपने अपने हैंड्स अप करिए जल्दी से. मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं. वेरी गुड काजल. किसको किसको अभी समझ में नहीं आया? अपने अपने हैंड्स अप कर लो जरा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आया. और पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करिए. हर विश में 15 क्वेश्चन पेडागोजी से रहते हैं. बिल्कुल. रोली बेटा, आप टेलीग्राम पे पहली बात तो सब लोग जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे कंटिन्यू क्विज होते हैं. जो भी क्वेरी होती है हम वहां पे सॉल्व करते हैं डायरेक्टली. बाकी वहां पर बहुत सारे बच्चे आपको हेल्प करेंगे. उसके अलावा जो क्लासेस हैं उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. और ज्वाइन करने के साथ ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ. तो प्रोवाइड करने के लिए आपके पास लिंक ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप पढ़िए. चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर. कांट पहले का. भारती पूरा आंसर बताइए जल्दी से. सारा बेटा सिलेबस वगैरह टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है. रुको मैं अभी टेलीग्राम लिंक आपको शेयर कर देती हूँ. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. ये लीजिए टेलीग्राम लिंक, सब लोग ज्वाइन कर लो जरा. अरे भाई आंसर करो इसका. सो गए सबके सब? अभी मैंने कहा था कुछ पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में आया है, 2022 में आया है. सोचिए, जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है. सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले का, यानी घटना और परासत्ता, फिनोमेना और नोमेन का क्या होगा? आपका कैंट होगा. बिल्कुल सही है. संभावना एवं वास्तविक होना यानी पोटेंशियल, जहां पर मैंने रियलिस्टिक आपको बताया था, आइडियलिज्म बताया था. जहां पर मैंने आपसे आइडियलिज्म की बात करी थी, वो कहां पर था? अरस्तु में था. वास्तविकवाद, माइंड एवं बॉडी ड्युअलिज्म, डेस्कॉर्ट्स, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज लॉके. और इनमें से कोई ना कोई आपके पास दोबारा एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा. ठीक है. एंडी दिख नहीं रहा प्रॉपर? अभी ये पीडीएफ किस किस को चाहिए? ये वाली पीडीएफ जल्दी से ज्वाइन बटन से बेटा सब लोग मेंबरशिप ले लो.
उससे क्या रहेगा, तुम लोग अब बिना टाइम के, मुझे बताना नहीं पड़ेगा और सब लोग आ जाओगे। अभी क्या होता है, मुझे सबको बताना पड़ता है भाई आओ, और सब लोग आराम से, अभी चैटिंग चल रही थी टेलीग्राम पे, और फिर लास्ट में हो जाता है मैम जरा सी मार्क्स से हमारा रह गया। वो नहीं चाहिए मुझे इस बार। ध्यान से देखिए, फर्स्ट का सी आंसर सही होगा, ठीक है। चलो अभी दूसरा देखो। अब ये वाले क्वेश्चन का देखते हैं कौन सही आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो एक बार। गुड इवनिंग सना, आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन का। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मुझे सिर्फ आंसर बताइए। जेआरएफ किस किस को चाहिए? अभी जे आपका नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, सी टेट, उन सब में आएंगे ये क्वेश्चन। ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही में आएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। पूरा क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैं कहती हूं अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठिए। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, जरा जल्दी से बताना। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की सीमाएं हैं या क्षमताएं हैं, और उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी नियोजन यानी प्लानिंग। ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। गलत हो गया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जरा आंसर करो, ये तो तुम लोगों को आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी आमने सामने यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन किसमें होता है? परिचर्चा के साथ, विमर्शक प्रश्न, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंडिविजुअल मेथड ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की व्यक्तिक विधि, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस, और शिक्षण की ऑनलाइन विधि जो कि आपकी है स्वयं और मूक। यानी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। देखते जाओ, मुझे क्या है, लास्ट में तुम लोग फिर कहोगे कि मैम ऐसे क्वेश्चन थे वैसे क्वेश्चन थे। अब आप लोग खुद समझ लो कि कैसे क्वेश्चन से तैयारी करनी है। जो नए क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए, जो नए क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको दिखाए। अब तो कंप्लीट हो गया है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं इस बार। क्या करना है, किस किस को समझ में आया थम्स अप करो, जिसको समझ में नहीं आया थम्स अप लूज कर दो। कल कौन कौन ये पढ़ के आएगा? कल मैं हो सकता है जो अभी तक पढ़ाया उसका टेस्ट लूं। आप में से कितने लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? जितना अभी तक पढ़ाया उतना। मैं सैटरडे या संडे इसका टेस्ट लूंगी, जो भी मैं पढ़ा रही हूं अभी, जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रही हूं उसका टेस्ट लूंगी। और फिर अगर किसी ने बोला कि मैम मेरे को समझ में नहीं आया था, तो फिर उसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने कंटिन्यू पूछ रही हूँ आप लोगों से कि समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, और आप लोग आंसर नहीं करते हो उस जगह पे।
मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ कि बेटा देखो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इनकी तैयारी भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बस करके छोड़ दिया। देख रहे हैं जो लेटेस्ट आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी ये बताओ, ज्वाइन बटन से जल्दी जल्दी जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कौन कौन ज्वाइन करेगा? सना, मैचिंग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कम टाइम में नहीं सॉल्व हो पा रहे। बेटा वो तब सॉल्व होंगे आपसे जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आज मैंने ओपन किया सब्सक्रिप्शन मोड, लेकिन कल आप क्या करेंगे, ज्वाइन बटन से मेंबरशिप लेंगे। उससे क्या रहेगा कि मेरी क्लास होती है 8:15 बजे, और आई नो कि जो सीरियस कैंडिडेट होंगे जिनको जेआरएफ चाहिए वो यहाँ पर 8 बजे ही आ जाएंगे। अदरवाइज कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है, जबकि उसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिलेगी। जितनी भी पीडीएफ है सब फ्री है, ये इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, तरीके भी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपकी टेलीग्राम पे है, तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे पूरी की पूरी केवीएस सर की बुक मैंने फ्री में डाउनलोड करी हुई है। वहां से केवीएस सर की बुक को पढ़िए। जिनके पास फाइनेंशियली इशू है या बुक्स नहीं परचेस कर सकते, बहुत महंगी आती है बुक्स, और मैं उस जगह से गुजर चुकी हूँ कि जहां पर मैं बुक्स परचेस नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो तुम लोग क्या करो, वहां से जितने भी पीडीएफ है, जो लास्ट टाइम भी मैंने क्लासेस ली थी, उनके पीडीएफ भी उठाओ पढ़ो। टेलीग्राम से उठाओ, आपके पेपर 2 के जितने भी ग्रुप हैं उनमें चेक करो, जो भी आपका पेपर 2 है वो भी आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर चेक करो, वेबसाइट पर भी काफी मटेरियल आपको मिलेगा। तो कल कौन कौन क्लास लेगा, जल्दी से जरा वीडियो को एक लाइक कर दो जरा, और जरा एक बार थम्स अप करके गुड नाइट करो। कल कौन कौन क्लास लेगा जल्दी से बताओ, कल कौन आएगा 8:15 बजे ज्वाइन बटन से ज्वाइन करके? एमिना ने ज्वाइन किया है, सुधीर ने ज्वाइन किया है, सुरेश ने ज्वाइन किया है, यहाँ पर अगर हम बात करें एके ने ज्वाइन किया, सलीमा ने ज्वाइन किया, पारुल ने ज्वाइन किया। आप लोग भी ज्वाइन करिए, क्योंकि उससे क्या रहता है, आपको भी पता रहता है। प्रभात ने ज्वाइन किया। कल सब लोग मुझे ज्वाइन बटन से मेंबरशिप लोगे, सपोर्ट करोगे चैनल को, सब लोग। ठीक है, टेलीग्राम का भी मैंने लिंक बेटा शेयर किया था, ये लीजिए। टेलीग्राम डायरेक्टली ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी यहाँ पर भी आपकी क्विज होती है। ठीक है, डेली बेसिस पे यहाँ पर नए नए क्वेश्चन आपको, आप लोग किसी एक बुक पर डिपेंडेंट मत होइए, किसी एक कंटेंट पर डिपेंडेंट ना होइए, यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्विज बनाते हैं खुद से। मैं कभी कभी टेस्ट लेती हूँ, बट जनरली बच्चे ही तैयार करते हैं। हमारे ग्रुप में यही अच्छी बात है कि बच्चे खुद से करते हैं वो काम। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं उस ग्रुप को ऑपरेट कर रही हूँ, वो सारे बच्चे ही हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी ज्वाइन होइए और आप लोग भी क्विज क्रिएट करिए। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। 2 बार लाइक से डिसलाइक हो जाएगा, 2 बार मत करो संगीता, एक ही बार करो। ठीक है, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। ज्वाइन बटन अथर्व बेटा वहां पर देखो जहां पर आप चैनल का डिस्क्रिप्शन देखते हो। ठीक है, चैनल का जहाँ डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि पीडीएफ भी अभी आप सबको मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। चलो कल मिलते हैं।